हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है औद्योगिक क्षेत्र की अवस्था। इससे पहले हमने कृषि क्षेत्र देखा था कि कृषि क्षेत्र कैसा था जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उससे पहले। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र की क्या हालत थी उस टाइम पे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। देखिए ये कैसे हुआ। ये हुआ क्योंकि जो भारत था वो ब्रिटेन को कच्चा माल का निर्यातक बन चुका था। तो क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने देश में जो वस्तुएं बनाया करते थे भारत के कच्चे माल का उपयोग करके, वही वस्तुएं वो क्या करा करते थे, वो भारतीय बाज़ारों में उन्हीं वस्तुओं की पूर्ति करने लग गए थे। तो एक बड़ा रीज़न ये था। दूसरा रीज़न है इसका, भारत के बाज़ार ब्रिटिश से निर्मित वस्तुओं की बाज़ार बनकर रह गया था। कि क्या होने लगा, क्योंकि वो वस्तुएं जो थी वो सस्ती कॉस्ट में उन्हें वहाँ पे मिलने लगी। तो क्या होने लगा, वो जो भारत के बाज़ार थे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वस्तुएं बिकने लगी जो ब्रिटिश लोग ला करके भारतीय बाज़ार में बेच रहे थे। तीसरा इसका पॉइंट है कि जो अधिकतर शिल्पकार हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे उनका जो काम था वो कम होने लग गया। तो इसीलिए वो क्या करने लगे, वो अपने उद्योगों को छोड़ करके कृषि की ओर क्या होने लगे, हस्तांतरित होने लगे। यानी कि उन्होंने अपना उद्योग क्या करा, छोड़ दिया और उसकी जगह कृषि क्षेत्र में चले गए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो हस्तशिल्प था उसका पतन होना बिल्कुल चालू हो चुका था और ये ब्रिटिशों द्वारा किया गया। देखिए इसका सेकंड पॉइंट है आयात एवं निर्यातों में विभेद नीति। देखिए आयात और निर्यातों में विभेद नीति क्या होती है कि कोई भी जो वस्तु होती है, चाहे वो हमें अपने देश से भेजनी हो या अपने देश में आयात करनी हो, यानी कि हमें अपने देश में मंगवानी हो, तो उस पर एक तरीके का टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं प्रशुल्क या फिर टैरिफ, ठीक है। तो उसमें जो था उसमें विभेद रखा गया, उसमें डिफरेंस रखा गया। जैसे कि जो इम्पोर्ट था वो फ्री कर दिया गया था कच्चे माल का, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट था वो फ्री कर दिया गया था फिनिश्ड गुड का, यानी कि जो भी बना हुआ सामान है पूरा उसका एक्सपोर्ट फ्री कर दिया गया था। अब देखिए समझिए इससे क्या चेंजेस आया। देखिए जो इम्पोर्ट था, ठीक है, यानी जो आयात था वो कच्चे माल का फ्री कर दिया गया था, ठीक है, मगर जो भारत था वो तो खुद कच्चा माल अपना भेजता था बाहर, तो उसका तो भारत को कोई फ़ायदा ही नहीं था। और जो सेकंड था कि जो एक्सपोर्ट था, ठीक है, वो फ्री कर दिया गया था। तो जो एक्सपोर्ट था, जो बाहर ब्रिटिश लोग हैं वो खुद फिनिश्ड गुड भारत से कच्चा माल ले जा कर के वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जा कर के अपनी खुद की वस्तुएं बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे भारत को दोनों तरफ से ही फ़ायदा नहीं हुआ। और जो ब्रिटिश लोग थे उनको दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्हें कच्चा माल जो था, ठीक है, वो भी उन्हें सही मिल रहा था, और जो अपनी वस्तुएं उन्हें भारतीय बाज़ार में बेचनी थी वो भी उनके लिए क्या हो गई थी, फ्री के बराबर हो गई थी। और जो टैक्स था वो भारत को ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मांग में परिवर्तन। देखिए मांग में परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि भारत में जो था वो पूंजीगत वस्तु जो थी उनका अभाव था। पूंजीगत वस्तु जैसे हो गई हमारी मशीन वगैरह, ठीक है। अब जब क्योंकि भारत में इतनी मशीन नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो क्या हुआ, वहाँ पर कंपटीशन बढ़ा प्रोडक्ट्स के बीच में, यानी कि जो भी वस्तुएं थी उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा। कैसे कंपटीशन बढ़ा, देखिए जो ब्रिटेन से या फिर जो ब्रिटिश लोग होते थे वो अपने देश में क्या करते थे, भारत से कच्चा माल अपने देश में भेजा करते थे, वहाँ पे प्रोडक्शन किया करते थे और वो वस्तुएं ला करके भारतीय बाज़ार में बेचा करते थे। अब क्योंकि वो लोग जो प्रोडक्शन किया करते थे वो मशीनों द्वारा होता था, तो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उच्च प्रोडक्शन हुआ करता था, तो इसी वजह से उनका जो कॉस्ट आता था वो कम आता था। और जो भारतीय वस्तुएं थी वहाँ पे मशीनों का उपयोग नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए जो भारत में जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनका जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता था, इसी वजह से उनकी जो कॉस्ट हुआ करती थी वो महंगी हुआ करती थी एज़ कंपैरिजन टू जो ब्रिटिश लोग गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। तो इसीलिए जो लोग थे उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी वो क्या होने लगी, धीरे धीरे चेंज होने लगी। इसीलिए जो ब्रिटिश लोगों का जो ब्रिटिश गुड्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई और जो इंडियन गुड्स थे उनकी डिमांड घट गई, क्योंकि जो प्राइस था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था इस वजह से।
इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है रेलवे का ऋणात्मक प्रभाव। रेलवे का ऋणात्मक प्रभाव कैसे पड़ा? देखिए, रेलवे एक अच्छा साधन है, ठीक है, मगर उसका जो यूज़ था वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जा रहा था अपने मतलब के लिए। जैसे वो उससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया करते थे भारत से ब्रिटेन कच्चे माल के लिए, और जो फिनिश्ड गुड हुआ करते थे, यानी जो वहाँ से वस्तुएं जो बनाई जा रही थी उन्हें वापस से भारत में लाने के लिए, तो रेलवे का सिर्फ वो अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे थे, तो उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा था हमारी इकनॉमी पर। नेक्स्ट है हमारा विदेशी व्यापार। देखिए, भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक सीमित था। कि क्या हुआ करता था कि भारत जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया करता था वो सिर्फ किस तक ही हो पा रहा था? ब्रिटेन तक ही हो पा रहा था। सेकेंड पॉइंट है इसका, भारत केवल कच्चे उत्पाद जैसे कि रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक बनकर रह गया था। देखो ऐसा क्यों हुआ था? मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जो प्रशुल्क था वो दोनों ही तरफ से भारत के लिए किसी काम का नहीं था, ऐसे लगाया गया था। तो इसीलिए भारत सिर्फ क्या बन के रह गया था? एक एक्सपोर्टर बन के रह गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का, यानी कि कच्चे माल का। और जो भारत के हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे उन पर हैवी ड्यूटी लगा दी जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अधिक कर लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो भी अधिक महंगे हो जाया करते थे और बाहर के देशों में भी उसकी कोई भी मांग नहीं कर पाता था, डिमांड नहीं हो पाती थी उसकी। नेक्स्ट इसमें जननांगीय परिस्थिति देखेंगे कि उस टाइम पर कैसी डेमोग्राफिक कंडीशन हुआ करती थी भारत की। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सकल मृत्यु दर जो थी वो बहुत अधिक थी, यानी कि अगर हम ग्रॉस मार्जिन अगर हम एक निकालें तो जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था। सेकेंड पॉइंट है इसका, साक्षरता दर में कमी थी, कि जो लिटरेसी रेट था वो भी बहुत कम था। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि देश में कितनी प्रतिशत जो लोग हैं वो पढ़े हुए हैं, ठीक है, साक्षरता दर वो होती है। तो वो क्या था, वो रेट बहुत ज़्यादा लो था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी। महिलाएं जो थी वो सिर्फ 7% फीमेल्स ऐसी थी जो साक्षर थी, यानी कि जो पढ़ सकती थी, और जो 16% पुरुष ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। और बाकी आप देख सकते हैं 100 में से सिर्फ 7 और 16% ही लोग हैं जो पढ़े लिखे थे, तो साक्षरता दर कितनी कम है। थर्ड पॉइंट है इसका, ऊंची शिशु मृत्यु दर थी उस टाइम पे, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर थी, बच्चों की जो संख्या थी उसमें जो डेथ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। फोर्थ पॉइंट है इसकी, ख़राब स्वास्थ्य सेवाएं थी, कि जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, मेडिकल कंडीशंस जो उस टाइम पे अच्छी नहीं मिल पाती थी। क्यों नहीं मिल पाती थी? देखिए आप ऊपर देख रहे हैं, लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है वही इतनी कम है, तो कहाँ से हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी आ पाएंगी? लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छी पढ़ाई लेंगे, तभी तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न जीवन प्रत्याशा थी, क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है तो कहाँ से जीवन इतना लंबा चल पाएगा, तो इसलिए निम्न जीवन प्रत्याशा थी। 6 पॉइंट है गरीबी की उच्च दर, की पॉवर्टी भी थी बहुत ज़्यादा, कि गरीबी थी वहाँ उस टाइम पर जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा व्यवसाय था, 75% जो जनसंख्या थी वो इसी में लगी हुई थी। यहाँ पे थोड़ी सी नहीं लिखा हुआ है, देखिए, तो जो 75% लोग थे वो किस में लगे हुए थे? कृषि में लगे हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करा करते थे उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट है विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रकों में लगभग 10% और 15 से 20% जन समुदाय को रोज़गार मिल पा रहा था। कि अगर हम देखा जाए जो सेवा क्षेत्र वगैरह होते हैं, सर्विस वगैरह, उसमें मैक्सिमम 15 to 20% ही जो लोग हुआ करते थे वो इसमें लगा करते थे, वरना बाकी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा जो है जनसंख्या का वो सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट, आधारिक संरचना। औपनिवेशिक काल में देश में रेलों, जल परिवहन व डाक तार का विकास हुआ। कि क्या हुआ, जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी हुआ, जैसे कि रेल हो गई, जल परिवहन हो गया, डाक तार हो गया, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुई, इन सब चीज़ों का विकास हुआ।
सेकेंड पॉइंट इसका 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया गया, कि अगर 1850 में देखा जाए तो जो रेल थी उनको भी प्रारंभ किया गया। थर्ड पॉइंट है इसका आधारिक संरचना को बेहतर करना, जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। यह कार्य सिर्फ औपनिवेशिक हित साधन के उद्देश्य से किया गया। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो आधारिक संरचना को बेहतर बनाया गया, जैसे कि डाक सेवा लाई गई, रेलों का निर्माण किया गया, रेलों का विकास हुआ, ठीक है। इन सब का जो उद्देश्य था वो भारत की जो लोग थे, ठीक है, उनको जो फैसिलिटीज़ थी वो देना नहीं था। उनका जो मेन मकसद था, जो उनका मेन उद्देश्य था, वो था अपने हित को साधना, ठीक है। मतलब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वो क्या करा करते थे, रेलों से जो भारत से कच्चा माल था उसे ब्रिटेन भेजा करते थे, और जो ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड हुआ करती थी उन्हें वापस से भारत के बाज़ार में बेचा करते थे। तो वो अपने मतलब के लिए ही उन्होंने ये सब चीज़ें करी। उनका जो ये करने का उद्देश्य था वो भारत के लोगों को सुविधा प्रदान करना नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सब चीज़ें डेवलप की। तो बस यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।